नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार था, जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। जिस तरह शरीफ हुसैन ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया, इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों की एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अरब को बहुत सारे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहने की कसम खाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है विजय। मेरा नाम है लीजा। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इनके लिए और चैनल का नाम है द कोहिस्तानी और वीडियो का टाइटल है द लास्ट खलीफा। तो खलीफा लीजा, जैसे कि तुम्हें पता होगा, पीछे हमने एक वीडियोस देखी हैं कुछ, उसमें क्या होता है ना कि जो खलीफा होता है ना, वो जो इस्लामिक रिलीजन के लोग हैं सभी उस खलीफा की बात मानते थे पुराने टाइम में। देखते हैं क्या होगा इसमें। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मुझे कतर की गवर्नमेंट ने यहाँ पोहा बुलाया ताकि हम फलस्तीन के इशू के बारे में बात कर सकें। इस वक्त दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन कि कोई भी फलस्तीन के मसले पर बात करने को तैयार नहीं और अरब ममालिक इतनी दौलत होने के बाद फलस्तीन के बारे में एक आवाज भी नहीं उठा सकते। उसी टाइम सिर्फ कतर एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे बुला के फलस्तीन के इशू को उठा रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सारे अरब ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज के गुलाम आखिर बने कैसे? असल में आज से 100 साल पहले ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया खिलाफत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। लेकिन फिर भी इन सबको पता था कि जब तक ऑटोमन एम्पायर के अंदर से बगावत नहीं होगी तब तक ऑटोमन एम्पायर को हराना बहुत ही मुश्किल काम होगा। एंड ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर की सबसे बड़ी माइनॉरिटी अरबों की तरफ देखा, क्योंकि टर्किश लोग पिछले 400 साल से ऑलमोस्ट दुनिया के सारे अरबों पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अब तक पिछले 400 साल से अरबों ने कभी भी उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ कोई बड़ी बगावत नहीं की, क्योंकि उस्मानिया खिलाफत अपने आप को एक टर्किश एम्पायर नहीं बल्कि सारे मुसलमानों की खिलाफत समझते थे। लेकिन उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में ये एम्पायर बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और उनके आखिरी पावरफुल खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने बहुत कोशिश की कि इस एम्पायर को बचाया जाए। लेकिन अपने आखिरी जमाने में उस्मानिया खिलाफत इकोनॉमिकली बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से तुर्की के अंदर खलीफा के खिलाफ एक ऑपोजिट पार्टी यंग टर्क्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे और आखिर उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मिलकर खलीफा अब्दुल हमीद को तख्त से हटा दिया और उसके भाई महमद द 5th को खलीफा बनाया, जो सिर्फ एक नाम का खलीफा था और पावर्स उसके पास कुछ भी नहीं थे। सारी पावर सिर्फ और सिर्फ यंग टर्क्स के पास थी, जो बिल्कुल एक एंटी इस्लामिक और नेशनलिस्ट पार्टी थी। मतलब उनका मानना था कि तुर्की की सारी कमजोरियों की वजह इस्लाम और बाकी माइनॉरिटीज, आर्मीनियंस, ग्रीक्स और सबसे बढ़कर अरब है। इसीलिए यंग टर्क्स खलीफा के होते हुए भी तुर्की में अरबी सीखने पर काफी हद तक पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अरब और तुर्कों के दरमियान हालात बिगड़ने लगे। और इसी टाइम का जबरदस्त फायदा उठाकर ब्रिटिश सीधा अरबों के पास गया और उन्हें कहा कि तुम ये तुर्कों की गुलामी क्यों कर रहे हो? तुम तो इतनी अजीम कौम और अरबों का अपना एक आजाद मुल्क होना चाहिए और तुम्हारी इस आजादी को हासिल करने में हम ब्रिटिश तुम्हारी मदद करेंगे। और अंग्रेजों को पता मतलब ब्रिटिश कि अरब उनकी बात तभी माने जब उनके पास अरबों में से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हो, और जब वो लीडर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करे तभी सारे अरब हमारी बात मानेंगे। और कुछ ही अरसे में उन्हें इस काम के लिए सबसे जबरदस्त बंदा मिल गया, जिसका नाम था शरीफ हुसैन बिन अली। अंग्रेजों ने इस आदमी को बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि शरीफ हुसैन कोई आम आदमी नहीं बल्कि उनका ताल्लुक सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के बेटे हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शरीफ हुसैन का खानदान बनु कतादा पिछले 700 साल से मक्का को कंट्रोल कर रहा था। अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से वादा किया कि अगर वो उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत करे और इस बगावत में बाकी सारे अरबों को भी अपने साथ मिला ले तो अंग्रेज उस्मानी खलीफा को हटाकर उन्हें मुसलमानों का नया लीडर बना देंगे और इराक से लेकर मिस्र, इजिप्ट तक ये सारा इलाका उनके हवाले कर देंगे।
ये सारी बातें जब शरीफ हुसैन ने मक्का के लोगों को बताई तो मक्का के लोगों ने उन्हें फुल सपोर्ट किया और इस तरह खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ अरबों की सबसे पहली बगावत मक्का से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेजी से फैलती गई। ये सब 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान हो रहा था। मतलब ऑटोमन एम्पायर एक ही टाइम पर रशिया, ब्रिटिश, फ्रांस, ग्रीस इन सारों से एक साथ लड़ रहा था और अब उसे अरबों से भी लड़ना था और अरबों के साथ ब्रिटिश जैसे पावरफुल सुपर पावर की सपोर्ट भी थी। और अरबों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट भी भेजा था जिसे आज लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है। As Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. अरबों की ये बगावत इस हद तक ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया ब्रिटिश के एक आर्म से एजेंट ने सबसे पहले अरब पहुंचकर शरीफ हुसैन के तीनों बेटों का इंटरव्यू किया कि इन तीनों में से अरबों की इस बगावत को कौन लीड करेगा और फिर इन तीनों में से उसने फैसल को चुना क्योंकि उसे लगा कि फैसल में ब्रिटिश का वफादार रहने का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। इस तरह कुछ ही सालों में फैसल ने ब्रिटिश की मदद से ऑटोमन एम्पायर से ये सारे इलाके छीन लिए और अब 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने वाली थी, उस्मानिया खिलाफत जो एक जमाने में इतनी बड़ी एम्पायर थी अब सिर्फ इतनी सी रह गई। अब मिशन पूरा हो चुका था और जैसा कि अंग्रेजों ने वादा किया था उन्हें शरीफ हुसैन को नया लीडर मान लेना चाहिए था, लेकिन माना नहीं। अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से किए सारे वादे तोड़ दिए और आपस में बैठकर बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन की जिसमें अरब के अंदर यहूदियों के लिए इजराइल बनाने का क्लियर प्लान था। यह देखकर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फलस्तीन में इजराइल बनाने की सख्त मुखालफत की। अब यहाँ से हालात बिल्कुल चेंज हो गए क्योंकि पहली बार शरीफ हुसैन और ब्रिटिश एक दूसरे के सामने आए और इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में बदल गई। इस सब से कुछ ही अरसे बाद और आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप तुर्कों ने उस्मानिया खिलाफत खत्म कर दी और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को तुर्की से निकाल दिया। मतलब अब पहली बार दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था जिसकी वजह से शरीफ हुसैन बिन अली ने अपने आप को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर कर दिया क्योंकि अब अपने इस आप ही सारे declare इलाके कर में दिया। वही सबसे पावरफुल मुसलमान रह गया था। नाउ फ्रांस ये सब देखकर बहुत टेंशन में पड़ गया और उसने जाकर ब्रिटिश से कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुसलमानों को एक ऐसा लीडर दिया है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से, वो मक्का में रहता है और अब खलीफा भी बन चुका है और अभी से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश शरीफ हुसैन के लिए अपनी सपोर्ट थोड़ी कम करने लगा। इजराइल को ना मानने और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अब अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी और आखिर 1924 के एक अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानी खलीफा सुल्तान महमद वहीदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है, इसीलिए उन्होंने आखिर अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया और एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार था जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। मुसलमान को जिस तरह मुसलमान शरीफ से लड़ा हुसैन रहे हैं, फूट डालो ब्रिटिश राज की को, मदद जो से इंडिया में करा था। उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद भी ब्रिटेन की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतह कर लिया। ब्रिटेन ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने गिरफ्तार करके साइप्रस में अपने एक जेल में डाल दिया और इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों की एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अरब को बहुत सारे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहने की कसम खाई। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गई, लेकिन अरबों का ये सारा कंट्रोल ब्रिटिश से हटकर अमेरिका के पास चला गया। अब अमेरिका ब्रिटिश की तरह इन सारे ममालिक को कंट्रोल करता रहा और दरमियान में जिसने भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब के किंग फैसल, इजिप्ट के मुर्सी, लिबिया के कदाफी और इराक के सद्दाम हुसैन। इन सब को अमेरिका ने बाकी सालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ा है। इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए, अरब कंट्रीज कभी भी वेस्ट के खिलाफ नहीं जाती क्योंकि इन सारे कंट्रीज को बनाया ही अंग्रेजों ने है। जो मतलब एक खलीफा बनने की जो गद्दी की जो अहमियत है उसके लालच में ही, जैसे कि पहले जो मतलब कि लास्ट खलीफा बने उसके भाई को उसके खिलाफ खड़ा करा, फिर उसको कैद कर लिया,
फिर उसके अंगेंस्ट एक दूसरा खड़ा करा जो उनकी सारी बातें मानने को तैयार था। मतलब मुसलमानों को ही मुसलमानों से लड़ा के इन्होंने जो है अरब यूनाइटेड का वो हाल करा कि इन्होंने छोटी छोटी कंट्रियां बना दी जो आज के टाइम में आप देखते हो ईरान इराक ब्रिटिश राज में ही बने हैं। और जो मैंने सही गैस किया था ना, जो उन्होंने मतलब इंडिया में किया है ब्रिटिश राज ने, उन्होंने यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम करके है ना इस चीज का फूट डालो राज करो वो वाला काम करके पहले तो कुछ टाइम राज करा है ना, उसके बाद जाते जाते बंटवारा करवा गए ताकि आपस में ही लड़ते रहे। तो सही है, मतलब उनका माइंड इतना शार्प है कि वो सबको अपने आप में ही बिजी कर गया, वो आपस में ही लड़ते रहे, हमारी तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। अगर कोई एक उनमें से आवाज उठाता तो उसकी आवाज को दबा दिया गया। ओवरऑल वीडियो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी। अगर आगे इनकी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।